सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। मैं आपको बता दूं तमाम स्टूडेंट्स को कि आज मेरे पास यहाँ मुझसे मिलने एक बहुत बढ़िया रिसर्च स्कॉलर आए हैं। इनका नाम है डॉक्टर मोहसिन जहान काजी, जो कि बेसिकली किश्तवाड़ से हैं, लेकिन इनका जो सफ़र है वो बहुत ही ज़बरदस्त और इंस्पायरिंग। आप सब इंस्पायर होंगे इनसे। मैं आपको बता दूं इनका जो ट्वेल्थ इनका जो एकेडमिक जो रिकॉर्ड है, यहाँ से इन्होंने ट्वेल्थ किया, उसके बाद ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ से इनका बीएससी हुआ, बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री इनका सब्जेक्ट था, और वहाँ से फिर इनका सफ़र फ़ॉरेन की तरफ शुरू हुआ और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड से इन्होंने अपनी मास्टर्स की। और बड़ी अजीब सी बात है, मास्टर्स इनकी केमिस्ट्री में है और बाद में इनका पीएचडी जो है अप्लाइड फिजिक्स में हुआ। टाइटल जो पीएचडी का था वो क्रिस्टलाइजेशन पे था, जो कि इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम से जो इन्होंने अपना पीएचडी किया, और उसके बाद पीडीएफ यानी कि पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप इन्होंने जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। हर साल ये यूनिवर्सिटी का जो रैंक है वो ऑलमोस्ट नंबर 1 रहता है पूरी दुनिया में। वहाँ से इनका अभी पीडीएफ चल रहा है, फिर वहाँ से ये शिफ्ट हो गए यूनिवर्सिटी ऑफ जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, जो एक बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है न्यूयॉर्क में। तो मैं आपको बता दूं इनका बहुत ज़बरदस्त सफ़र है। हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। मैं बहुत इनका थैंकफुल हूँ कि इन्हें अपना टाइम निकाल के यहाँ मेरे पास हमसे मिलने आए कॉलेज में। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका थोड़ा सा मुझे अपने बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए, ताकि हमारे बच्चों को एक आइडिया सा मिल जाए कि आपका थोड़ा अपना एकेडमिक तो मैंने आपका बता दिया, कुछ आप इसमें कुछ एडिशन करना चाहें। जी, शुक्रिया फैसल भाई। सबसे पहले आपने इंटरेक्शन का एक मौका दिया। अम, तो जैसे आपने कहा कि मैंने यहीं से शुरुआत की, यहीं से 12th किया और उसके बाद फिर अलीगढ़ से होके फ़िनलैंड और नीदरलैंड से होके फिर यूएस। और इस बीच जैसे आपने मेंशन किया कि मेरा जो एकेडमिक जो सब्जेक्ट्स रहे, पहले केमिस्ट्री था, फिर अप्लाइड फ़िज़िक्स हुआ। अब मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो इसमें स्टूडेंट्स के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे इसमें है, वो ये है कि जब अगर आप आगे रिसर्च में जाते हैं तो उसमें ये है कि सब्जेक्ट्स की उस तरीके की बाउंड्रीज़ नहीं रहती जिस तरीके से हम यहाँ समझते हैं। तो अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं आगे, तो उसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अपने आप को नज़र से ना देखें, रिस्ट्रिक्टिव नज़र से ना देखें कि अगर आपका बैकग्राउंड लेट्स से केमिस्ट्री में है, तो अगर आपका कोई इंटरेस्ट ऐसा है, क्योंकि आजकल रिसर्च इतनी डाइवर्स और इंटरडिसिप्लिनरी हुई है कि एक रिसर्च टीम में आपको 10 बैकग्राउंड के लोग दिखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पीएचडी के दौरान और पोस्ट डॉक के दौरान अगर मैं अपनी टीम का कंपोजिशन देखूं, उसमें केमिस्ट्स थे, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लोग थे, उसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से लोग थे। तो एज ए रिसर्चर जब आप टीम में काम करते हैं तो आप यू ब्रिंग इन समथिंग फ्रॉम योर एक्सपर्टीज। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक बेसिक सवाल है। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी टैलेंटेड हैं, लेकिन थोड़ा सा होम सिकनेस है कि और शायद अवेयरनेस भी नहीं है। हमारे कॉलेज की स्टूडेंट्स ऐसा क्या कर सकते हैं इस लेवल पे, चूँकि अभी बहुत प्राइमरी लेवल पे मैं अपने स्टूडेंट्स को मानूंगा कि ऐसा वो क्या करें कि बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से पढ़ने का उनको एक मौका मिले। और असल में अवेयरनेस आती भी है तो बहुत बाद में आती है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो उसमें थोड़ा सा बच्चों के लिए कुछ टिप्स आप दे दें। ज़रूर, जैसे होम सिकनेस की आपने बात की, तो वो तो शुरू में ऑफ कोर्स होता ही है। लेकिन एक बार जब आप निकलते हैं, तो ये 4 या 5 महीने की बात होती है। फिर आपको आदत पड़ जाती है इंडिपेंडेंटली रहने की, खुद से अपने काम करने की। तो उसमें एक चीज़ ये है जो दोनों चीज़ों को कवर करती है कि आप स्टेप वाइज़ जाते हैं। अगर आप 12th के बाद ही किसी को बिल्कुल बाहर भेज दें, कंट्री से बाहर भेज दें, तो शायद ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में जो हेल्पफुल ये रहा कि मैं हर जगह स्टेप वाइज़ गया। मैं पहले यहाँ से अलीगढ़ गया, तो जो उतनी दूर जगह तो नहीं है, और उसके बाद फिर यूरोप, फिर यूएस। तो डिस्टेंस अगर आप देखें तो डिस्टेंस बढ़ता रहा और उसी तरीके से हिम्मत भी बढ़ती रही। और बाकी चीज़ रही, बाकी सवाल जो रहा अवेयरनेस का, वो भी इसी तरीके से बढ़ती जाती है। तो जैसे क्या आप इस किश्तवाड़ में हैं, जी, क्या इसमें ये होता है कि जैसे हमारा स्टूडेंट जो है ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि हम तो यहाँ पे बीएससी या बीए का कोर्स कराते हैं या बीकॉम हमारे यहाँ से होता है, तो स्टूडेंट यहाँ से बेसिकली वो अप्रोच उसकी क्या होनी चाहिए, वो कैसे बढ़े आगे, वो थोड़ा सा एक रास्ता आप थोड़ा सा बताएं, ताकि उसमें थोड़ा सा बच्चों को एक सहूलत हो।
थोड़ा उसमें थोड़ा-सा आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे कोई एग्ज़ाम है उसमें कि एग्ज़ाम उनको पास करना है, फिर एग्ज़ाम को पास करने के बाद कहीं फ़ॉरेन की यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन कैसे मिलती है? वो और वहाँ एडमिशन होने के बाद जो वहाँ के एक्सपेंसेस हैं उनको बियर करना बहुत मुश्किल है। तो हुँ। उसको कैसे हमारे स्टूडेंट, चूँकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उसको वो कैसे मैनेज करें? उसके बारे में थोड़ा बताएँ आप। देखिए, जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो ज़्यादातर एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप के होते हैं या फिर लैंग्वेज टेस्ट होते हैं। तो क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी भी जगह जाएँगे तो आप किसी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में जाएँगे जो इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायरमेंट होती है कि यू हैव टू डेमॉन्स्ट्रेट योर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। तो उसके लिए एग्ज़ाम्स हैं जैसे टॉफल है, आइल्ट्स है। तो मोस्ट ऑफ द स्टडी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए वो रिक्वायरमेंट रहती है। उसके अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका जीआरई रहता है। जो ख़ास करके यूएस और कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायरमेंट होती है। तो उसकी उतनी ज़्यादा शायद इम्पोर्टेंस नहीं है लेकिन टॉफ़ल और आइएल्ट्स के लिए वो एक एग्ज़ाम है। और उसके अलावा जो बाकी ये चीज़ें साल हैं में एक बार एग्ज़ाम होता है? नहीं, ये ऑनलाइन होते हैं और ये कंटिन्यूअसली हर हफ़्ते ऑलमोस्ट होते हैं। होते हैं। तो लेकिन वो एक पार्ट रहता है आपकी एलिजिबिलिटी का। उसके अलावा कोई एग्ज़ाम एज़ सच जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स यहाँ पे होते हैं वैसे नहीं होता। तो आपका जो प्रोफ़ाइल देखा जाता है, आपका सीवी देखा जाता है, आपका मोटिवेशन लेटर देखा जाता है, आप कितने मोटिवेटेड हैं वो कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम करने के लिए। और बाकी तीसरी चीज़ जो होती है वो रिकमेंडेशन लेटर्स होती हैं जो फैकल्टी मेंबर्स अपने स्टूडेंट्स नहीं, को देते हैं। डॉक्टर साहब, मैं सपोज़ इस कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ। हुँ, मेरा बैकग्राउंड जो रूरल बैकग्राउंड है, मैं गरीब घर से आता हूँ, लेकिन मैं हार्वर्ड में पढ़ना चाहता हूँ। हुँ, हुँ। मुझे क्या करना चाहिए? थोड़ा सिम्प्लीफ़ाई करके थोड़ा बताएँ। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मुझे सबसे पहले ये लगता है कि हम इस जर्नी को स्टेप वाइज़ में ब्रेक डाउन करते हैं। तो जैसे यहाँ से हार्वर्ड जाना या किसी भी दूसरी आईवी लीग या टॉप 100 यूनिवर्सिटी में जाना, वो थोड़ा-सा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि स्किल सेट हमारा उस तरीके का नहीं बन पाता। तो हम क्या करते हैं कि हम पहले ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ हम थोड़ा-सा प्रिपेयर हो जाते हैं। जैसे इन माय केस जब मैंने मास्टर्स अलीगढ़ से किया था, तो मेरा रिसर्च एप्टीट्यूड मुझे नहीं लगता था कि मेरा उतना है कि मैं किसी टॉप 100 यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ पे सर्वाइव कर पाऊँ। तो उससे पहले मैंने रिसर्च बेस्ड मास्टर्स फ़िनलैंड से किया, तो जहाँ मुझे बेसिक थोड़ी-सी ट्रेनिंग मिली, जिससे मेरा रास्ता एम्स्टर्डम या फिर आगे जाके हार्वर्ड और कॉर्नेल के लिए आसान हुआ। तो वो वहाँ पे मैं फिर से वही कहूँगा कि स्टेप वाइज़ आप अप्रोच करें। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली चले जाएँ, जेएनयू चले जाएँ या अलीगढ़ चले जाएँ, वहाँ से आपका थोड़ा-सा वो विज़न बढ़ेगा। तो वहाँ से फिर आप नेक्स्ट स्टेप फिर आप चाहे फिर वो तो फाइनेंशियल जो है, अगर साउंड घर से नहीं है स्टूडेंट, तो क्या उसमें कोई इस तरह का कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह रहती हैं कि बच्चे का ठीक बोर्डिंग, लॉजिंग और वहाँ पे फ़ीस वगैरह सब कुछ उसमें वेव ऑफ हो जाए? बिल्कुल, स्कॉलरशिप के अलावा तो हमारे यहाँ जो हम लो इनकम कंट्रीज़ से बिलॉन्ग करते हैं, तो इवन अगर किसी की अच्छी जॉब भी हो, तो वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस के हिसाब से काफ़ी नहीं है। तो स्कॉलरशिप्स 2 तरीके की होती हैं, नीड बेस्ड होती हैं और मेरिट बेस्ड होती हैं। तो नीड बेस्ड में तो ऑफ कोर्स हम बहुत सारे मोस्ट ऑफ द लोग उसमें फ़ॉल करते हैं और मेरिट बेस्ड भी बहुत सारी होती हैं और कुछ होती हैं जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं। जैसे बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ वो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ से स्टूडेंट्स को लेना चाहते हैं। तो मेरे केस में मेरी जितनी भी स्टडीज़ हुई वो स्कॉलरशिप पे हुई। तो वो रहा सवाल ज़्यादातर मास्टर्स में स्कॉलरशिप का सवाल रहता है। पीएचडी हमेशा फंडेड होती है, चाहे आप कहीं भी जाएँ, वहाँ आपको उसकी सैलरी मिलती है। इसका मतलब घर से के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली। अगर नहीं। पीएचडी में हमारा स्टूडेंट वहाँ जो पहुँच जाए तो एक स्कॉलरशिप उसकी लगी जाती है वहाँ हाँ, पे। पीएचडी में तो बिल्कुल भी नहीं। मास्टर्स में कभी-कभी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन बहुत सारे मास्टर्स प्रोग्राम ऐसे भी हैं, जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ीस वेव हो जाती है और या फिर उसमें आपको कोई अलग से स्कॉलरशिप मिलती है प्रोग्राम की तरफ से या फिर और जी, किसी मैं ऑर्गनाइज़ेशन आप से। सब स्टूडेंट्स को बोल दूँ, बहुत ही कमाल के ये रिसर्चर हैं किश्तवाड़ के। हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। ये इन्होंने केमिस्ट्री में मास्टर्स किया है, यानी इनका जो स्पेशलाइजेशन था केमिस्ट्री में वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और पीएचडी इनकी अप्लाइड फिजिक्स में है जहाँ पे इनका टाइटल है क्रिस्टलाइजेशन, और पीडीएफ कर रहे हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। तो इतना शिफ्ट एक सब्जेक्ट से दूसरे, दूसरे से तीसरे में, ये बड़ा चैलेंजिंग रहता है डॉक्टर साहब। जी, जैसे अब मैंने कहा ना शुरू में कि आपके हमारे जो रिसर्च टीम्स होते हैं, तो हमारा कोई प्रोजेक्ट होता है, उसमें केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व होती है, उसमें फिज़िक्स भी इन्वॉल्व होती है और उसमें बायोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जी। मेरा जो करंट टॉपिक है, हम लिक्विड हैंडलिंग डिवाइसेज़ पे काम करते हैं, जिनका यूज़ आगे डायग्नोस्टिक्स में होगा। तो अब चूँकि डायग्नोस्टिक्स में यूज़ होना है, तो इसलिए हमें बायोलॉजिस्ट चाहिए या मेडिकल साइंटिस्ट चाहिए।
तो अब हम जो ये जो डिवाइसेस बना रहे हैं वो हम सरफेस बेस्ड बना रहे हैं, सरफेस कोटिंग के बेस पे बना रहे हैं, तो उसमें आपको केमिस्ट की ज़रूरत चाहिए, ज़रूरत पड़ती है। और हम लिक्विड हैंडलिंग कर रहे हैं, फ्लूइड फिजिक्स वगैरह उसका काम उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसमें हमें मैकेनिकल इंजीनियर्स भी हमारे साथ काम करते हैं। तो इसमें फिर आपका ग्रुप कहीं भी लोकेटेड हो सकता है। तो मैं एज ए केमिस्ट ही काम करता हूँ ग्रुप में, लेकिन अभी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में काम करता हूँ। तो उसमें ये होता है कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले से उसकी वो एक्सपर्टीज मिल जाती है और मैं सीखता भी हूँ, या बायोलॉजी वाले से जो मेरे साथ कोलैबोरेट आगे कर का रहा है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आपका क्या है अभी? कहाँ कहाँ पहुँचना चाहते हैं आप ऑलरेडी पूरा यूरोप जो है घूम चुके हैं अपनी पढ़ाई के में, लेकिन आगे आपका क्या प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर में? अभी आगे आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, रिसर्च करियर में ये होता है कि एट ईच स्टेप यू वांट टू गेट मोर एंड मोर इंडिपेंडेंट रिसर्चर। जैसे जी। पीएचडी में आप होते हैं तो आपका सुपरवाइजर होता है, दे मोस्टली टेल यू व्हाट टू डू। तो पोस्ट डॉक में आपकी थोड़ी सी इंडिपेंडेंस आती है कि आप आइडिया को थोड़ा सा खुद से डेवलप करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा इसमें ये होगा कि टू हैव माय ओन रिसर्च ग्रुप, जिसमें मैं अपना रिसर्च टॉपिक खुद ही डिसाइड करूं, एंड देन उसको फिर अपनी टीम खुद से बनाऊं, एंड देन आई वर्क ऑन द रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन दैट वे। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप एक व्हाट्सएप नंबर अपना शेयर करें अभी इसी वीडियो में, ताकि बच्चे अगर आपसे थोड़ा सा कांटेक्ट जो है बनाना भी चाहें तो वो थोड़ा सा उनको कोई झिझक ना हो, और अपना ईमेल आईडी भी आप बता दें डॉक्टर साहब। ज़रूर। मेरा ईमेल है qazikitwri@gmail.com। आप फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे फुल नेम वहाँ पे है, मोहसिन जहाँ काजी। और व्हाट्सएप है मेरा +1 617 682 6313। तो फील फ्री विद टू आस्क एनी क्वेश्चन। और अगर आपको किसी तरीके का मतलब किसी भी लिहाज से, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि कैसे करना है, और उसके अलावा सवाल ये भी होते हैं कि हाउ इज़ लाइफ आउटसाइड, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सर्वाइव कैसे करना है, कल्चरल शॉक्स होते हैं बाहर जाने के, और उसके अलावा जो भी चैलेंजेस होती हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट आल्सो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी हैप्पी टू तो आंसर। डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो प्लान कभी कभी सिर्फ आपके जहन में रहता है, और जहन में रहते हुए ही वो प्लान कैसे गायब हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप डॉक्टर साहब से ज़रूर कांटेक्ट में रहें, बहुत फ़ायदा होगा, और आपको आगे जाने में एक रास्ता मिलेगा, एक गाइडेंस मिलेगी। तो ये थे डॉक्टर मोहसिन जहान काजी, जो सन ऑफ द सॉयल हैं, किश्तवाड़ से हैं। हमें बहुत फ़ख्र है इन पे। इस टाइम ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में है, न्यूयॉर्क में, जो कि बहुत ही रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, और हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में डॉक्टर साहब को ज़रूर नोबेल प्राइज़ मिले, ऐसी हमारी तमन्ना है, क्योंकि जिस हिसाब से इनका रिसर्च का काम है, दैट इज़ ऑसम। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।